शोहरत और जो ये सामाजिक स्टेटस जो बीएसपी ने उनको दिया, बहन जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने, जो उनकी लीडरशिप पैदा करके उनकी वो आदत में आ गई है। अब वो अपनी आदत से मजबूर है, उससे नीचे नहीं चाहते। वो सामाजिक परिवर्तन की आवाज और को बुलंद करना और इस काम को अमली जामा पहनाने का पूरे देश में केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म है बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी के एक मंच पर आपको पूरी जो कतार में आपको अपर कास्ट में ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, बनिया भी और जो बैकवर्ड में पाल, अहीर, गुजर, ये सारे लोग एक मंच पर आपको देखने को मिलते हैं। माननीय बहन जी ने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जब सरकारें आई तो शिक्षा के संबंध में हमेशा उन्होंने स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, उन स्कूलों में फंड देना और इवन देन सामाजिक परिवर्तन के लिए। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूं और मेरे साथ एडवोकेट ओम प्रकाश जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं। जाहिर तौर पर इस 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर आज हम इनके पास पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे और सियासी जो अभी सियासत चल रही है जिस तरह की, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कैसे वो देखते हैं इस पूरे चुनावी समीकरण को, जिस तरह का अभी चुनाव है 2022 का, उसको कैसे आप देखते हैं? चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से जो लोगों ने शासन देखे हैं, आज भाजपा की सरकार चल रही है, पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। एक तो दोनों जो सरकारें रही हैं प्रदेश में, दोनों सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में एक कम्युनिटी विशेष का विशेष ख्याल रखते हुए, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, चाहे वो तो उस तरह से लोग तंग आ चुके हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी चाहते हैं जिसमें सब लोगों के हितों की बात होती हो, सबके लिए शिक्षा समान हो, सबके लिए सुविधाएं हो। तो उत्तर प्रदेश इस समय ऐसी जो सबके लिए बात करता हो, ऐसी सरकार की उम्मीद रखता है। और वो इस प्रदेश में एक ही सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, जिसका बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि हमने जो है वो सबका ख्याल रखा है, सबका साथ सबके विकास को लेकर चले। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। उन्होंने ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं, तो उन 403 विधानसभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक भी मुस्लिम वर्ग को टिकट नहीं दिया। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये उनकी कथनी और करनी में पूरा जमीन और आसमान की तरह अंतर है उनका। क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि इस प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या है, उनकी सबकी भागीदारी सभी स्तर पे होनी चाहिए। अभी मैं पूरे आप जनपद के, पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में आप जाइए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो लेकर के, जहां अभी मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा, इसमें 22 थाने होते, तभी 5 और बड़े हैं। 22 थानों में पूरे के पूरे 22 में एक आदमी शेड्यूल कास्ट का एसएचओ नहीं है। तो ये क्या सबका साथ है? तो सबका साथ तो नहीं हुआ। जिस 23% आबादी जिसमें शेड्यूल कास्ट की होती है, SC ST की, उसमें से एक भी SHO आपके गौतम बुद्ध नगर में नहीं होना, तो ये सबका साथ सबका विकास का झूठा होना प्रमाणित करता है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ना, एक भी सीट पर अल्पसंख्यक वर्ग को, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, उनकी हिस्सेदारी न देना, तो ये सबका साथ सबका विकास की बात पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठ और बिल्कुल लफाज है। अच्छा, ऐसे आरोप लगते रहे हैं पिछली सरकारों पर कि जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा होती थी, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि अपनी जाति पर मतलब गर्व होना चाहिए। देखिए, जाति का तो ताना बाना भारत में एक ये सच्चाई है। जाति के आधार पर जो सरकारें ये कर रही हैं, इनसे पहले कर रही थी, वो तो एक वाकई में जाति के आधार पर चल रही हैं। लेकिन जो इससे पहले जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो सरकार रही है, मैं इसलिए बात करूंगा, राजनीति में कितना इस्तेमाल होता है मतलब जाति समीकरण का और जातियों का खासकर? हाँ, जाति, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जाति को देख करके बात करते हैं, लेकिन जो मैं अभी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जाति से हट के बात करते हैं। जैसे मैं अभी एक आपको उदाहरण दूंगा, आज़ादी से पहले इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाटव चमार नहीं थे। उनके समकालीन एक लीडर थे बाबू जगजीवन राम, लेकिन देश के शेड्यूल कास्ट में जाटव चमारों ने बाबू जगजीवन राम को लीडर नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नेता माना। क्यों? क्योंकि वो जो समझदार लोग होते हैं वो जाति से ऊपर उठ करके हमारे हित और कल्याण की बात कौन करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए अपने समय में काम किया। तो
बाबा साहब अम्बेडकर को जाटव चमार जो आज भी मानते हैं, जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों समकालीन हैं, लेकिन आप पूरे प्रदेश में देश में चले जाइए, जगजीवन राम को जाटव चमार होने के नाते भी शेड्यूल कास्ट के लोग उनका नेतृत्व नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाटव चमार नहीं थे, शेड्यूल कास्ट में जाटव चमार उनको अपना आदर्श नेता, अपना महापुरुष मानते हैं, क्योंकि वो जाति से ऊपर उठ करके सोचने वाले लोग, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो जाति की बात नहीं करते। जैसे आज माननीय बहन जी हैं, माननीय बहन जी के साथ बहुत सारे लोग जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, इस देश में दूसरे लोगों को भी अपना उनकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, वो किसी भी वर्ग के, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वो लोग माननीय बहन जी के नेतृत्व में आज भी काम कर रहे हैं लंबे समय से, जिनकी नियत सामाजिक परिवर्तन में है, समतामूलक समाज बनाने की इसमें है, संविधान में है, वो लोग जाति से ऊपर उठ करके काम करते हैं, वोट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। कुछ लोग, आपने कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है वो बीएसपी ने लड़ी है, और बीएसपी में जो एक सपना था तमाम महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन का, उसको निभाया भी है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि जो लीडरशिप एक तैयार होकर बीएसपी में आज वो तमाम पार्टियों में चली गई है, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा है, एक आदत आपने देखी होगी, जैसे किसी व्यक्ति को शराब की आदत पड़ जाती है, उसके बच्चे भूखे मर जाएं, उसकी पत्नी रोज उसका सिर फोड़े, उसको शराब की आदत पड़ जाती है। ये बात तो सच है। ऐसे ही राजनीति में जो हमारी पार्टियों में जो कुछ नहीं थे, फटे हाल थे, चप्पल नहीं थी, बहन जी ने और मान्यवर काशीराम साहब ने उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया, उनको लीडरशिप पैदा की, तो उसमें जो आनंद आया, वो आनंद की आदत पड़ गई उनको। अब वो आदत में बने रखना चाहते हैं, उससे हटके काम नहीं करना चाहते। यानी जो चीज़ आदत में आ गई, फिर आदत छोड़ता नहीं आदमी, जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही राजनीति में जो सम्मान और जो शोहरत और जो ये सामाजिक स्टेटस जो बीएसपी ने उनको दिया, बहन जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने, जो उनकी लीडरशिप पैदा करके, उनकी वो आदत में आ गई है। अब वो अपनी आदत से मजबूर है, उससे नीचे नहीं चाहते वो। तो उसको आदत में बनाए रखने के लिए वो परिवर्तन नहीं झेलना चाहते, वो ऊंच नीच नहीं झेलना चाहते, तो जल्दी ही अपनी उस आदत में उस सुख को दोबारा से कायम करने के लिए वो दूसरी पार्टियों में अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने उस सुख को जो यहाँ लिया है, जो अभी समय लग सकता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो उसको पेशेंस ना होने के कारण उसको दोबारा से रिकवरी करने के लिए कि जो रसूख मेरा बीएसपी में रहा है, जो रसूख मैंने लिया है, जो मेरा रुतबा था, जो मेरे लोग ये दरबार लगते थे, अब वो दरबार की उनको टीस होती है। भाई अवतार चढ़ाव आते रहते हैं। पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति को पूरे मंडल का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिम्मेदार आदमी रहा हो, अब बहन जी जो देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अब मान्य बदलाव के कारण नई लीडरशिप भी और लोग भी पैदा हो रहे हैं, तो वो जो है जिम्मेदारी पर रहने के बाद मान लीजिए उनको कुछ वेट करना पड़ रहा है, तो वो वेट नहीं करना चाहते, वो अपने उस जलवे को याद करके पेशेंस नहीं है, तो वो कष्ट में कि ये कैसे रुतबा कायम हो, तो उस जल्दबाजी में वो ये सोच के जा रहे हैं कि हमको जल्दी वहाँ वो रुतबा मिल जाएगा, लो हम तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी को वहाँ रुतबा यह वाला तो आज तक मुझे लगता है किसी को मिला नहीं है। चाहे वो आर.के. चौधरी रहे हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे, बहुत सारे लोग, जब तक बीएसपी की राजनीति में लोग लाइन में हैं। ये तो हमने बात की उन लीडरों की जो शायद मान्यवर काशीराम साहब के बाद बहुत बाद में मतलब पार्टी से जुड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी के साथ मिलकर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई लड़ी और काफ़ी लंबे अरसे तक बीएसपी में भी रहे, लेकिन वो पार्टी से चले गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य पार्टियों में जाने के बाद वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन को जिंदा रख सकते हैं, या फिर वहां पर उस सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं तमाम पार्टियों में? सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ और को बुलंद करना और इस काम को अमली जामा पहनाने का पूरे देश में केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म है बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को अमली जामा पहनाने का काम हुआ है और आगे भी हो सकता है। दूसरे इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अच्छा, हम बात करें, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे, अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सवाल बेतुका है, क्या मतलब एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ है, अगर 4 बार के सत्ताकाल में बीएसपी का रहा है, क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, तो थोड़ा वो भी आप बताएं। सामाजिक परिवर्तन जो आपका बिल्कुल सवाल जायज़ है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है जो देश में गैर बराबरी होती थी, जिसके कारण लोगों में गैप था, एक दूसरे के प्रति नफरत थी, जब बीएसपी ने भाईचारा बनाया तो एक मंच पर
बहुजन समाज पार्टी के एक मंच पर आपको पूरी जो कतार में आपको अपर कास्ट में ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, बनिया भी, और जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड में पाल, अहीर, गुजर, ये सारे लोग एक मंच पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। यानी कोई ऐसी जाति, बिरादरी, धर्म नहीं है जो बीएसपी के प्लेटफॉर्म पर संगठन में और विधायिका में ना गया हो। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। सब में भाईचारा बना, सब एक दूसरे के आना जाना हुआ, जो पहले नहीं होता था। दूसरा सामाजिक परिवर्तन का मतलब है जिस समाज में जो लोग बहुत पीछे की कतार पे होते थे, जिनको शासन सत्ता जो रहे बीएसपी से पहले, उनकी नीयत उनको आगे लाने की नहीं थी, उस तरह के लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के संवैधानिक तरीके से, जैसे पिछली सरकारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तो है, लेकिन वो है, उसको पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो सरकार की नीयत उनको पूरा करने की नहीं रही। तो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। माननीय बहन जी की सरकार में उनके लोग जो बैकवर्ड है या शेड्यूल कास्ट है, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट जिसको बैकलॉग कहते हैं, यानी उनको स्पेशल सुविधाओं से बैकलॉग को जो पीछे बढ़ा, जो खाली पड़ा है, उनको भरने का काम किया। तो उनको इसमें इकोनॉमिक, सामाजिक आगे बढ़ने का मौका मिला। तो समाज की मुख्यधारा में जो दूसरे लोग आगे निकले थे, उनको आगे लाने का काम हुआ। तो ये सामाजिक परिवर्तन इस किस्म से। दूसरा जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत जरूरी है। माननीय बहन जी ने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जब जब सरकारें आई तो शिक्षा के संबंध में हमेशा उन्होंने स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, उन स्कूलों में फंड देना, और इवन देन सामाजिक परिवर्तन के लिए जो 1997 से पहले एक इंटर कॉलेज जो होते थे, वो एडेड कॉलेज होते थे, उनको मैनेजमेंट चलाता था। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, जो मेरी जानकारी में, ठोस जानकारी में है, सन 97 से पहले मैनेजमेंट के दौरान स्कूल में जो टीचर्स की भर्ती होती थी, चपरासी की भर्ती होती थी, स्टाफ की भर्ती होती थी, वो मैनेजर करता था। मैनेजर जो है अपने लोगों की भर्ती करता था। तो उसमें ये शुल्कास्ट बैकवर्ड के लोगों को भर्ती नहीं होती थी। लेकिन माननीय बहन जी ने 1997 में जब इस विषय को लिया, तो उन्होंने जब पाया कि इन इंटर कॉलेजों में तनख्वाह सरकार देती है, टीचर्स मैनेजमेंट अपने लोगों को भरता है, यहाँ लोग नहीं है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के, तो माननीय बहन जी ने उस समय 97 की सरकार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग बना करके कि अब भर्ती सरकार करेगी। जब सरकार करेगी तो फिर वो 27 और 22.5 लागू होगा। तो ये समाज को भागीदारी मिली। तो जब समाज इन क्षेत्रों में आया, शिक्षक हुए, तो समाज का उनको लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये सामाजिक परिवर्तन बीएसपी के अलावा ना तो किसी की नीयत है और ना पीछे रही ना आगे है, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी। अब जैसे भाजपा है, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं। अब हिंदुत्व के हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि वो पुरानी जो आइडियोलॉजी है, भाजपा इस बात का आरोप भी नहीं लगाती है बसपा पर कि बसपा जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, क्योंकि वो केवल जिस तरह से सपा पर हावी होते हैं वो लोग, या उसे बताते हैं कि वहाँ पर जो है हिंदुत्व का जो है वो इग्नोर किया जाता है, हिंदुत्व को, और हिंदुत्व से अलग रखकर दूसरे एक समुदाय को बढ़ावा दिया जाता है सपा में। तो बीजेपी के लोग बसपा को नहीं रखते वहाँ पर, बसपा पर ये आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन हम जिस बात की बात कर रहे हैं कि तमाम जो समाज के लोग हैं उनको लेकर चलने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने तमाम विकास में मॉडल गिनवाए कि तत्कालीन सरकार में कितना विकास हुआ और क्या क्या किया गया सामाजिक परिवर्तन के लिए, लेकिन कमी कहाँ रह गई? क्या उसका प्रचार नहीं हो पाया, लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पाई, क्योंकि दबी जुबान में विपक्ष के लोग भी ये मान लेते हैं कि हमने क्या किया। और आज जिस पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तमाम एक्सप्रेसवे, तमाम हाईवेज, ये सब जो चीज़ हो रही है, इसकी शुरुआत तो अगर देखा जाए तो बसपा ने की थी। जी जी, नहीं, जो आपका कहना है कि इतना करने के बावजूद बीएसपी पीछे क्यों गई, रुकी क्यों सरकार माने, हाँ बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। इसको बड़ी डीपली हमको समझना होगा। देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान और समानता की बात करने वाली इकलौती एकमात्र बीएसपी पार्टी है, तो जो आइडियोलॉजी है, जो सामाजिक परिवर्तन चाहती है, जो लोग इस देश में कोई स्टेटस चाहते हैं, यथास्थिति चाहते हैं, जो समाज जहां है जैसा है, वो जो लोग इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, टिकाए रखना चाहते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते, वो लोग बीएसपी के खिलाफ एक खाने में पूरी मिली भगत के साथ इकट्ठा खड़े होने का उन्होंने काम किया है। इसलिए बीएसपी का जो ये मूवमेंट थोड़ा सा रुका है, पीछे नहीं गया है। मैं आपको एक उदाहरण देने का काम करूंगा। आप गौतम बुद्ध नगर में बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जेवर। मैं पार्टियों की मिली भगत बता रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, और डाटा है ये। जेवर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक सीधा सवाल है, अगर मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में समझाऊं, अखिलेश यादव अपने विकास को, यानी उनकी सरकार में जो उन्होंने काम कराए थे,
उसको वह विकास कहते जी। हैं और उसी के दम पर वोट मांगने की बात जी, करते जी, हैं। जी। लेकिन जब मायावती सरकार में जो काम हुए थे उनको वो पत्थर कहते थे, पत्थरों पे पैसा वेस्ट किया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में उस वक्त क्या स्टैंड सही नहीं रखा गया? जो स्टैंड था मतलब बसपा की तरफ से वो सही नहीं रखा गया, कहाँ कमी रह गई जो ये लोग समझा नहीं पाए, जबकि अखिलेश यादव तमाम वही उसी चीज़ का, अपने विकास कार्यों का ढोल पीट रहे हैं। बिल्कुल उस समय जो मीडिया ने भी बड़ी भूमिका अदा की लोगों को गुमराह करने में, कि पत्थर की बात हुई। जो पत्थर लगाने की बात करते हैं वो भारत की एक अपनी एक संस्कृति है, बीएसपी की नहीं है। उससे पहले भी जो देश में राजाएं होते थे उनके वहाँ स्वागत मुद्रा में ये हाथी हुआ करते थे, जो ये भारत की संस्कृति है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो ये स्मारक जो बने हैं वो स्मारक सरकार ने बहुत छोटे से बजट से बनाए हैं, और जिस पैसे को लगा करके सरकार ने उनको बनाया है उसका कई गुना रोजाना मतलब आमदनी उसका जरिया है, और उनकी सबकी भरपाई हुई है। बहुत सारे, हम लोग किसी खिलाफ नहीं रहे, बीएसपी किसी खिलाफ नहीं रही है, लेकिन इन लोगों ने जो काम किए हैं हम लोगों ने कभी उसकी आलोचना नहीं की। जैसे मान लीजिए बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे, पिछड़ी जाति के खास कर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे, इनमें कोई जाटव चमार नहीं रहा है। लेकिन चूंकि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, इनके आदर सम्मान में ये स्मारक बनाने का काम किया। तो अब आप जब सरकार में आते हैं तो कई हजार करोड़ का, आप जो मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया उसकी राम मनोहर लोहिया पार्क की, साहिबाबाद की बेशकीमती ज़मीन की बात नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, लाल कुआं पे राणा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क है जो बेशकीमती हजारों करोड़ की बात में, इसकी कोई बात नहीं करता है कि उस, मान लीजिए इस स्मारक से कोई लाभ नहीं है, उसमें पैसा बर्बाद हुआ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो लाल कुआं गाजियाबाद के अंदर पार्क है, करोड़ों रुपए की ज़मीन पर है, आरटीओ की बड़ी बेशकीमती ज़मीन पर है, उससे क्या लाभ है? हम तो उसकी आलोचना तो नहीं कर रहे, लेकिन आप राम मनोहर लोहिया बनाते हैं, उसकी आप मीडिया बात नहीं करता। तो ये मीडिया का जो दोगलापन है, दोगलापन भी नहीं है, क्योंकि मीडिया और वो लोग वो एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं के, वो अपने उनके घर की बात है तो वो इनकी बात नहीं करेंगे कि हमारी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क बनाया, राम मनोहर लोहिया पार्क बनाया। जो बीएसपी की सरकार में जो काम हुए ये पार्क स्मारक, उससे तो कई गुना ये हुए हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं करते, जानबूझ के इसलिए चर्चा नहीं करते कि जनता को केवल एक चीज़ दिखानी है। जबकि जो पार्क स्मारक है जिस जमीन में बनाए वो जमीन लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सबसे गंदी, सबसे बुरी ज़मीन मानी जाती थी। वहाँ से जब भी लोग गुजरते थे इतनी बेहद उस नाले की बदबू आती थी कि लोग वहाँ से निकलते समय बहुत ही अपना दम घुटा महसूस करते थे, चाहे लखनऊ की बात हो, स्मारक की बात हो। आज कोई भी पर्यटक वहाँ से गुजरता है तो बड़ा अपना महसूस करता है, वहाँ रुकना चाहता है, वहाँ देखना चाहता है। और इवन देन जो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो तो वहाँ पर शूटिंग भी करती है, जिससे रेवेन्यू सरकार को आ रहा है, तो सरकार को आमदनी भी लगातार हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि दूसरे लोगों ने स्मारक बनाए, पार्क बनाए, करोड़ों रुपए की ज़मीन पर बनाए, उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि वो दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, अपनी बात नहीं करेंगे, वो दूसरे को बदनाम करने के लिए उनकी एक साजिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की और तमाम मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। आपका और आपके इस चैनल नेशन टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको, हमारी ये लगा कि हमको अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचानी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जाहिर तौर पर बसपा ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है और इसी बात को और इसी कारवा को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्षी भले ही मायावती पर कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज कराएगी ये देखने वाली बात होगी। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।